प्यारे बच्चों नमस्कार। लास्ट टाइम हमने वेक्टर इंटीग्रेशन के बारे में चल रहा था हमारा टॉपिक से। वेक्टर इंटीग्रेशन के जो टॉपिक हमने कर लिए हैं और एग्जाम्पल भी किए थे। अब हमें थोड़े से कुछ क्वेश्चन करने हैं उनके। ठीक है, देखते हैं कि ये जो हमने पढ़ा है तो इसको लगा के देखते हैं कि भी कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व हो पाते हैं कि हमसे। मैं तो एक दो क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, देखिए मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेता हूं वेक्टर इंटीग्रेशन की बुक का 3rd चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या दे रखे हैं? इफ आर टी एक वेक्टर दे रखे हैं 5t² i प्लस में टी जे माइनस में t³ के। ठीक है, प्रूव करना है इंटीग्रेशन 1 से 2 r क्रॉस में d² r और dt² और dt, ये फाइंड आउट करना है और हमें ये सिद्ध करना है कि कितना है 14 माइनस के i और 75j और माइनस 15 के, ये हमें प्रूव करना भी। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सोल्व आउट करते हैं। अब यही लास्ट टाइम हम कर रहे थे, इसका सेकंड डेरिवेटिव आर टी का करेंगे तो जीरो हो जाए, जीरो कोई या ना हो, यानी ये चीज हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा सेकंड और यहां रखेंगे, फिर इस आर टी के साथ क्रॉस करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो दो मतलब ये इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। शॉर्ट में कैसे करेंगे देखिए, विदाउट इसको सॉल्व किए हुए। देखो आपने काम करना क्या पड़ेगा, इस वेक्टर का सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में। दो बार डेरिवेटिव निकालना, कांस्टेंट नहीं है, कल कांस्टेंट की बात चल रही थी, तो इसका दो बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में और उसको आर टी से क्रॉस करवाना पड़ेगा। तो ये काम थोड़ा सा बढ़ गया हमारा। आपको पता है क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आर वेक्टर है, क्रॉस में d² r अपॉन में dt², ये हमें चाहिए। अब ये सोल्व आउट कैसे करेंगे, इसका दो बार डेरिवेटिव कीजिए। ठीक है, और यहां रखेंगे, फिर इनका क्रॉस करवाएंगे। तो अगर हमें इसको क्रॉस वगैरह नहीं करवाएं तो इससे पहले आप क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट में हमारा एक फार्मूला था क्या, देखिए r क्रॉस में d² r और dt²। ठीक है, और ये dt था, तो ये फार्मूला किसके बराबर था आपको याद होगा, आपको थोड़ा सा ये पता होगा ये फार्मूला किसके बराबर है। इसका फार्मूला मैंने लिखवाया था, ये किसके बराबर हो जाता है, ये फार्मूला है इसका एक डेरिवेटिव कम हो जाता है, इसका एक डेरिवेटिव कम हो जाता है, तो यानी r क्रॉस में dr अपॉन में dt। ठीक है, अब यहां पर इंटीग्रेशन कहां से लेकर कहां तक, 1 से लेकर 2 तक है और उसके बाद में 1 से लेकर 2 तक लिमिट लगा देंगे। ठीक है, तो यानी अपना डेरिवेटिव ये इंटीग्रेशन, देखो दो बार डेरिवेटिव नहीं निकालना पड़ेगा, अब आपको पता है कि एक बार डेरिवेटिव में से काम चल जाएगा। ठीक है, यानी थोड़ा सा काम हमारा कम कर चुके हैं। चलो निकाल लेते हैं। अब ये निकालिएगा, आर वेक्टर ये है, डी आर अपॉन में डी टी किसके बराबर है, डी आर अपॉन में डी टी। वेक्टर का डेरिवेटिव कीजिए तो 5t² है, ये 5t² है, ये कितना हो जाएगा 10ti, उसके बाद में j और माइनस में 3t² के। ठीक है, बस ये निकल गया, ये भी वेक्टर है और r भी वेक्टर है, दोनों की क्रॉस करवाएंगे। तो क्रॉस कैसे निकालते हैं, r वेक्टर है हमारे पास क्या है ये रहा, और dr अपॉन में dt क्या है ये रहा, इनकी क्रॉस करवानी है। तो क्रॉस करवाते हैं कैसे, r वेक्टर क्रॉस में dr अपॉन में dt इज इक्वल टू क्या बनेगा, i j और k। r के कंपोनेंट कितने हैं 5t², 5t², उसके बाद में कितना है t प्लस माइनस में t³, उसके बाद में dr अपॉन में dt के कंपोनेंट कितने हैं 10t प्लस में 1 और माइनस में 3t²। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है, i इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, माइनस के 3t³
इसकी इसके साथ कराएंगे तो एक माइनस 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 में प्लस में, तो टी की 3 प्लस का हो जाएगा, और ये बात माइनस में जे। अब इसके करवानी है क्रॉस इसके साथ, 15 माइनस के T4, और इसकी कराएंगे तो प्लस के, क्योंकि ऑलरेडी -1 है, माइनस है, और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा 10t की 4 प्लस के 10t की 4 बंद कर देंगे, और ये उसके बाद में फिर के के बाद ये क्या करेंगे, इसके साथ क्रॉस कराएंगे 5t स्क्वायर, इसके साथ माइनस में 10t स्क्वायर, माइनस में 10t स्क्वायर बस ये निकल चुके हैं। अब अपन क्या करना है, लिमिट निकालनी है, तो लिमिट पुट करेंगे इसमें, माइनस में लोअर लिमिट पुट कर देंगे, और हमारा आंसर आ चुका होगा। हाँ कांस्टेंट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, आपको पता है फाइनाइट इंटीग्रेशन होता है ना, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं तो कांस्टेंट नहीं आता है। चलिए नाउ लिमिट लगा देते हैं, तो सबसे पहले किस पे 2 रखेंगे, जहां पर भी टी आपको दिखाई दे रहा है वहां पर 2 पुट करेंगे, और उसके बाद में फिर माइनस में 1 पुट करेंगे टी की जगह, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज आर क्रॉस में डी आर अपॉन में डी टी क्या बन चुका होगा, सबसे पहले इस वेक्टर के अंदर टी का मान 2 पुट कीजिए, 2 पुट करेंगे तो 8 3 माइनस में 24 आई लगा देंगे, ठीक है, माइनस में 24, उसके बाद में बस माइनस में जे, ये कितना हो जाएगा 2 रखेंगे तो 16, और माइनस के 80, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 16, और ये 160 प्लस में के 5, ये टी का स्क्वायर करेंगे तो अपन 4 5 20, और ये कितना है माइनस का 10, और ये कितना है 2 रखेंगे 4 हो जाएगा, 4 इंटू में 10 माइनस में 40, ठीक है भाई। ये अपर लिमिट इसकी वैल्यू आ चुकी है, अब लोअर लिमिट पे इसकी वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, ये निकालो 1 पे, 1 रखो सभी के अंदर, माइनस में माइनस में ब्रैकेट शुरू कर देते हैं, 1 रखेंगे तो माइनस के 3, 1 रखेंगे +1, ठीक है, और ये कैंसिल, नहीं सॉरी माइनस के 3 है, वैसे तो इसको हम एक कंबाइन कर सकते थे, हमने थोड़ी सी गलती की है, ये कंबाइन कर सकते थे, इसको भी कंबाइन कर सकते थे, इसको भी कंबाइन कर सकते थे, ठीक है, बट जो है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रखेंगे 1, तो ये माइनस के 3 और ये प्लस में माइनस के 2i, ठीक है। उसके बाद में ये निकालेंगे 1 रखेंगे माइनस के 5 और 1 रखेंगे प्लस के 10 माइनस के 5j, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये थोड़ी गलती कर दी हमने कि भी इनको कंबाइन कर लेते, ठीक है, क्योंकि सेम पावर के हैं, और ये कितने 5 माइनस के 10 माइनस के 5 के, बस इसको सोल्व आउट कर दो और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये माइनस के 24i, और ये कितना होगा माइनस का प्लस का 80 माइनस का 80j, और ये माइनस के 20k और माइनस, ये सभी साइन चेंज कर दो, प्लस के हो जाएंगे, 2i 5j और प्लस में 5k, ठीक है। इनको कंबाइन कर सकते हैं, ये प्लस के ये माइनस के है तो ये माइनस के 22i, ये 5 प्लस ये माइनस के 75j, और ये प्लस के और ये माइनस के 15k, लास्ट आंसर, ठीक है, समझ में? तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। हाँ, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कैसे, इसका आप सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल सकते थे, बट आपने 2 बार डेरिवेटिव नहीं निकालना पड़ा, एक बार डेरिवेटिव से काम इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपने एक डेरिवेटिव कम कर लिया, मतलब ठीक है, थोड़ा सा बचा लिया, हमने फार्मूला का यूज किया और थोड़ा सा बचा लिया, नहीं आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालो और यहाँ पे रखो और क्रॉस करवाओ,
ठीक है, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालो, उसके कंपोनेंट रखो और सोल्व करो, ऐसे भी कर सकते थे, बट हमें तो फार्मूले का यूज करना था। ठीक है, देखिए एक और देखते हैं क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8। ये क्या कहता है कि ए क्रॉस में डी स्क्वायर आर और डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू बी के बराबर है, और कहता है कि सोल्व कीजिए। सोल्व करने का मतलब क्या है, इसमें आर वेक्टर है ये और ये वेक्टर है। सोल्व करने का मतलब क्या है, ए और बी कांस्टेंट वेक्टर है, सोल्व करने का मतलब आर की वैल्यू निकालिए। ठीक है, आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलो अच्छा, और कुछ भी इसमें नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ये चीजें हमें कहीं दिखाई दी है, एक एक्सप्रेशन की थी हमने, वहां पर हमें ये दिखाई दे रही थी, तो इसको लिखने का स्टाइल क्या रहेगा, ये किसी न किसी का डेरिवेटिव है। देखिए क्या, ए क्रॉस में डी, एक डेरिवेटिव कम कर दो, डी आर अपॉन में डी टी का डेरिवेटिव ही है एक्चुअली में। ये ध्यान से देखो, आप करके देख लो, नहीं पता लग रहा है तो एक्चुअली में ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, यानी इसका एक डेरिवेटिव कम कर दो, ये अगर यहां पर कांस्टेंट है तो, ठीक है, उस फार्मूले के मुताबिक। चलो, ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। हमें आर का मान निकालना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि भी ये डेरिवेटिव खत्म करना है, यहां पर खत्म करने का मतलब दूसरी साइड में इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये क्या बचेगा, ए क्रॉस में डी आर अपॉन में डी टी वैक्टर इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन बी टी प्लस में नया कांस्टेंट सी। ठीक है भी, चलो अगेन, बट अभी तो हमें पता है कि जो आर वेक्टर है वो डेरिवेटिव के अंदर ही है, हमें डेरिवेटिव को क्या करना है, खत्म करना है, बस फिर सोल्व हो जाएगा अपना क्वेश्चन। अगेन क्या कर देंगे, अब जैसे ये है उसको क्या लिख सकते थे, इसका एक डेरिवेटिव कम करके डेरिवेटिव लगा देते थे, तो वैसे ही इसका एक डेरिवेटिव कम कर दो और आगे डेरिवेटिव लगा दो, तो अगेन डी अपॉन में डी टी ए क्रॉस में और आर इज इक्वल टू बी टी प्लस में सी वेक्टर। ठीक है, अब डेरिवेटिव को हटाओ दोनों और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, तो ए क्रॉस में आर इज इक्वल टू और इंटीग्रेट बी टी प्लस में सी वेक्टर। ठीक है, डी टी के रिस्पेक्ट में आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये डी टी यहां पर आ जाएगा, ये डेरिवेटिव दूसरी साइड में इंटीग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, ये भी आप सोच रहे हो कि ये सर ये कैसे चला गया, नहीं, डी टी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, यानी ये आ गया डी टी, और ये जो डी है ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव दूसरी साइड में इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, तो बस ये किया, क्या बन जाएगा, ए क्रॉस में आर इज इक्वल टू ये बी टी स्क्वेयर बाय में 2 प्लस में सी टी प्लस में डी। ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। भी आंसर आर की वैल्यू निकालनी थी, ये आंसर क्या है। भी कई बार क्या है कि भी कोई जरूरी नहीं है कि भी सेपरेटली आर के अंदर हमें आंसर मिले, नहीं कोई जरूरी नहीं है, बट हमारा मकसद ये था डेरिवेटिव कम करना, डेरिवेटिव खत्म करना। ठीक है, तो वो चीज तो हो चुकी है, बस यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, एक और लेते हैं लास्ट, बस उसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। ये कल 3-4 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट से दिख रहे हैं तो हम ले लिए। कहता है इफ क्वेश्चन नंबर 9 आर डॉट में डी आर इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है आर डॉट डी आर है, प्रूव करो, प्रूव दैट आर वेक्टर है ना, जो ये जो वेक्टर आर है ये कांस्टेंट है, ये हमें सिद्ध करना है। चलो देखते हैं, बट इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसके लेफ्ट साइड को, इस लेफ्ट साइड को यहां पर उठा के लेंगे, तो आर डॉट में डी आर, अगर थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो एक्चुअली में ये है क्या, एक्चुअली में ये है क्या, मतलब ये अपन देखना है। तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो 1/2 आर स्क्वायर का डेरिवेटिव ही है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
ये एक्चुअली में ये इसका डेरिवेटिव ही है। करके देख लो चाहे आप कैसे, इसका डेरिवेटिव करके देखो आपको यही मिलेगा। देखना देखिए 1/2 और डेरिवेटिव इसका करेंगे तो 2r, और हमें पता है कि r वेक्टर है तो स्केयर है तो ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में आएगा तो यानी ये 2r और r का dr अपॉन में dt, और c का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कोई नहीं लिखना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअली में यही था। तो कहने का मतलब ये है, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं। बात समझ में आई? इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं। ठीक है, तो अच्छा ये बुक्स में क्या दे रखा है? 0 के बराबर है, तो इसको 0 के बराबर रख सकते हैं, तो 0 के बराबर रखो। तो हैंस ये किसके बराबर हो जाएगा? ये उठा लेते हैं 1/2 और d अपॉन में dt और r स्क्वायर प्लस में c इज इक्वल टू 0। 2 को इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो गया, तो ये बच गया d अपॉन में dt और r स्क्वायर प्लस में c इज इक्वल टू 0। दोनों और इंटीग्रेट कर दो, ये d अपॉन में dt खत्म हो जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? हाँ, dt को यहाँ पर ले जाएंगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? r स्क्वायर प्लस में c, और ये कांस्टेंट आ जाएगा। क्यों? 0 का इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट कोई नया नाम दे दो, k, r स्क्वायर इज इक्वल टू k माइनस में c, k भी कांस्टेंट c भी कांस्टेंट है, तो ये कोई नया अगेन कांस्टेंट, तो दिस मींस r स्क्वायर इज इक्वल टू नया कांस्टेंट का नाम दे दो, जैसे l। ठीक है, तो r की वैल्यू ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अंडरूट करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस में, तो ये भी तो कांस्टेंट है, ये भी सारा कांस्टेंट है, तो दिस मींस r इज कांस्टेंट। ये r वेक्टर आ गया, सिंगल में आएगा तो कांस्टेंट, और यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव दैट r वेक्टर इज कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आए बच्चे? तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि ये एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा इसी वेक्टर इंटीग्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक है, और इंपॉर्टेंट भी है, और अगला जो चैप्टर होगा उसमें भी इसका यूज होने वाला है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे क्या चीज है ये टॉपिक से। लाइन इंटीग्रल रेखा का समाकलन। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर, मतलब वेक्टर तो हमें पता ही है कि वेक्टर चल रहा है, तो लाइन इंटीग्रल क्या होता है? देखिए, इंटीग्रेशन का यूज हम कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज हमारे पास एक कोई कर्व है, ठीक है, इसके ऊपर कोई पॉइंट है यहाँ पर, और चलता जा रहा है, चलो यहाँ पे पहुंच रहा है, तो ये इतनी एक लाइन होगी। इसका कहता है कि इंटीग्रेशन करना, इस कर्व सी का इंटीग्रेशन करना, मतलब ये कर्व का कोई फार्मूला होगा, लेट्स सपोज एफ आर, ये कोई कर्व है, ठीक है ना, एफ आर वेक्टर की फॉर्म में है, भी वेक्टर की फॉर्म में ले रखे हैं हमने, तो ये कर्व है, और इसका हमें क्या कहता है कि इंटीग्रेशन करते हैं, और वेरिएबल क्या है हमारे पास है आर। आर क्या होता है पता है? इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से मिलाओ, ठीक है, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, इसको मिला दो, इसको मिला दो, हर वक्त इन जो ये जितने भी बिंदु पड़े हैं इनकी पोजीशन है ये, ठीक है ना, तो ये हमेशा स्थिति बताते हैं इसकी, तो ये आर ही होता है, ये बदलता रहता है हर वक्त, मतलब ये आर है हमारे पास। ठीक है, ये कर्व थी, यहां से स्टार्ट थी, और ये कर्व थी सी, तो ये जो लेंथ होती है हर ये पॉइंटों में है, प्रत्येक पॉइंट की ओरिजिन से दूरी कहलाती है आर। ठीक है, तो यानी ये बदलेगा तो ये वक्र भी एफ आर, ये एफ आर भी चलती जाएगी। ठीक है, ये आर बदलेगा तो ये भी चलती रहेगी, तो ये वक्र का एक निर्माण हो चुका है एफ आर। देखो, हर वक्त अब हमें पता है कि यहां से लेकर और यहां तक
ये बीच में जो गैप है ये r है हमारे पास, ठीक है, तो ये dr होगा। तो कहता है कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं इसके रिस्पेक्ट में dr के, तो लाइन इंटीग्रल कहलाता है। इसको हम लाइन इंटीग्रल का नाम देंगे, ठीक है। एफ डॉट dr, मतलब यहां पर इसको शॉर्ट रूप में भी ये भी लिख सकते हैं एफ डॉट dr, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल। लाइन की एक लेंथ वेक्टर की फॉर्म में लाइन की लेंथ निकलती है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। और बुकों के अंदर कुछ और भी लिखा हुआ है, क्या क्या कहता है कि ये जो डी है ना, जो डी आर है, ये कई बार नहीं निकलता है। आर क्या होता है, आर हमारे पास एक्चुअली में हर वक्त पोजीशन वेक्टर होती है एक्स आई वाई जे और जेड के, ठीक है ना। ये वेक्टर होता है हमारे पास इस तरह। तो हमें डी आर की जरूरत भी पड़ेगी, तो डी आर कहां से लेके आएंगे, एफ कोई फंक्शन मिलेगा जो ये वक्र का निर्माण करता है, तो वो फंक्शन का फार्मूला आपको गिवन मिलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो देगा और डी आर हम यहां से निकाल देंगे। अब तो डी आर कहां से निकालेंगे, डी आर दोनों और वेक्टर का डेरिवेटिव करो डी आर, तो ये डी एक्स आई डी वाई उन्हीं कंपोनेंटों का उन्हीं के सापेक्ष में करते हैं, तो टोटल डेरिवेटिव कहलाता है आई जे और डी जेड और ये के, ठीक है। तो डी आर हमें ये लेना हर वक्त। एफ है वेक्टर की फॉर्म में मिलेगा, जो भी है जैसे भी दे रखा है तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और एफ की दे रखी होगी वो भी करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे और उसका इंटीग्रेशन ज्ञात कर देंगे, ठीक है। तो ये लाइन इंटीग्रल का हमारे पास फार्मूला बन चुका है। और इसकी भी फॉर्म बनती है कार्टेशियन फॉर्म, लाइन इंटीग्रल की कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या कहलाती है कि जो एफ आर है और डी आर है उसको एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारे पास जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्तीय रूप, इसका लाइन इंटीग्रल का कार्तीय रूप, ठीक है ना, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन इंटीग्रल। तो वो कैसे निकालते हैं देखते हैं। देखिए एफ आर को वेक्टर की फॉर्म में पुट करो, एफ आर वेक्टर, तो यानी एफ वन एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन जो भी है वेक्टर आई प्लस में एफ टू, यानी इनको एक्स वाई जेड लिखने की जरूरत नहीं है, एफ वन एफ टू ये लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है। एफ वन आई एफ टू जे एफ थ्री के, यानी कंपोनेंट की फॉर्म में ये जो वेक्टर फंक्शन है इसको कंपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद में डी आर भी एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर दो, तो वो तो हमें पता है ये है, तो डी आर डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड के, ठीक है। इन दोनों की क्या करनी है, डॉट करवानी है, तो डॉट करवाएंगे, इंटीग्रेशन यहां पर है ही, तो अतः ये लाइन इंटीग्रल कैसे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, F1 और dx, F1 dx प्लस में F2 dy, क्यों i डॉट में i करेंगे तो 1 हो जाएगा, F2 dy F3 dz, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे, और उसके बाद में क्या है, ये इंटीग्रेशन हम अलग अलग भी कर सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि जो dx यानी इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये फंक्शन है ना x का ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो आपको कोई ना कोई, अब मैंने तो कहा है कि जो ये F1 F2 F3 है ना x y z के फलन है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इस फंक्शन को आपका ने x वेरिएबल में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको कोई ना कोई आपको कंडीशन देगा वो साथ में, ठीक है, कोई ना कोई आपको टर्म कंडीशन देगा, तो आप उसके मुताबिक कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये F2 है और ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो हमें भी इसको y में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं अलग अलग लिख लेता हूं सेपरेटली, F1 dx प्लस में F2 dy प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ F3 dz। अब ये इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये x के रिस्पेक्ट में है, तो ये फंक्शन x का होना चाहिए, ये y के रिस्पेक्ट में तो ये y का फंक्शन होना चाहिए, और ये z का है तो ये z का फंक्शन होना चाहिए, और फिर हम इंटीग्रेट सरलता से हम निकाल देंगे। फिर उसके बाद कोई ना कोई लिमिट होगी, तो फिर उनकी लिमिट भी हम पुट करके और इसको सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट इसका थोड़ा सा और क्या है, ये जो एफ डॉट डी आर है ये क्या है, किसी वक्र का, कोई भी कर्व का लेंथ है, ठीक है। तो ये कर्व हमारे पास क्या होए, क्लोज रूप में होए, ठीक है, ये क्लोज रूप में होए, जैसे यहां से स्टार्ट हुई और यहीं पर खत्म होगी है, ठीक है। तो ये कर्व क्या है, क्लोज है। इस क्लोज का लाइन यानी एफ आर क्या है, इस कर्व का इक्वेशन है, ठीक है। तो ये क्या होए, क्लोज कर्व होए, तो इसका लाइन इंटीग्रल निकालते हैं तो उसको हम सर्कुलेशन बोल देते हैं, ठीक है। एक नया वर्ड जुड़ा है लाइन इंटीग्रल के अंदर, क्या कि अगर इफ जो कर्व सी है वो क्लोज हो, तब हम इसका लाइन इंटीग्रल निकालते हैं, एफ डॉट में डी आर ज्ञात करते हैं, तो वो जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, सर्कुलेशन कहलाएगा, जिसको परिसंचरण कहते हैं। और आपको ये 3 पॉइंट बताए थे, आपको मैंने पहले ही बताया था जब हम डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर कर रहे थे, वहां पर भी 2 पॉइंट आए थे, और ये थर्ड ये, इनमें से एक डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है, या तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और या फिर इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है, इनका एप्लीकेशन पूछी जाती है, इसको कहां पर यूज करना है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक टॉपिक और बच गया इसका, और ये भी खत्म हो जाएगा, क्या, वर्क डन। वर्क डन का मतलब क्या होगा, इसी को ले लेते हैं, यहां पर इसी को हम उठाते हैं, एफ डॉट में डी आर, ठीक है। आपको पता है कि जो ये एफ लेयर का है कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये एफ हो गया। डी आर क्या है, डी आर हमें पता है कि हर वक्त डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इन आर के अंदर कितनी चेंजिंग हो रही है, आर में चेंजिंग कितनी चेंजिंग हो रही है, वो डी आर होता है। लेट्स सपोज ये क्या है, डी आर, ए डी आर ऐसे भी लिख सकता हूं और डेल आर भी लिख सकता हूं, ये डी आर है। मैंने पहले आर था, फिर आर प्लस में डी आर थी, यानी थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है। ये डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन वेक्टर के अंदर थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होना, वो डी आर होती है, यानी ये तो डिस्प्लेसमेंट ही है और डिस्प्लेसमेंट है। और ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, काश ये फंक्शन हमारे पास क्या होता है, एक बल का रूप हो, बात समझे मेरी, ये एक बल हो, और ये हमें पता है दूरी, बल इंटू में दूरी क्या होती है, वर्क डन होती है। और इंटीग्रेट कर देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, एक छोटी इकाई का वर्क डन निकालते हैं तो यानी पूरी इकाई का वर्क डन निकल जाता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, इफ एफ इज फोर्स, ठीक है, अगर ये बल है और डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो हमें पता है कि फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वर्क डन, ठीक है। और हमें पता है कि डी आर स्मॉल है, एफ जो भी है, तो यानी ये वर्क डन भी कितना निकलेगा, स्मॉल निकलेगा। तो एफ डॉट डी आर क्या कहलाएगा, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, ठीक है, वर्क डन, ठीक। बट अगर हम इसका इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट वर्क डन, यानी पूरी यूनिट का, यानी एक सी स्मॉल यूनिट का वर्क डन निकला है। और अगर इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये क्या है, कंप्लीट यूनिट का, जितने भी मतलब हो सकता है छोटे छोटे इस रूम के अंदर छोटे छोटे काम चल रहे हैं, तो उनका सभी का वर्क डन निकाल के और जोड़े, तो वो इंटीग्रेट ही, तो इंटीग्रेट का मतलब ही क्या होता है, सम होता है, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क डन। तो भी ये हमारे पास ये 2-3 टॉपिक हो गए हैं। एक तो ये पूछा जाता है लाइन इंटीग्रल, ठीक है, उसके बाद में इसका कार्तीय रूप यानी कार्टेशियन फॉर्म, यानी ये भी हम यूज करेंगे, ठीक है। और नंबर 3 ये चीज है सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन की परिभाषा भी आ सकती है और सर्कुलेशन का यूज भी करेंगे। और चौथा है वर्क डन, ठीक है, कोई एग्जांपल के अंदर वो आपको बता देगा कि एफ की जगह बल ले रखे हैं, डी आर डिस्प्लेसमेंट है, तो कहता है वर्क डन निकालिए, ठीक है। चलिए अब इनको हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, क्वेश्चन के रूप में देखते हैं कि भी
कैसे काम करते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। एक दो एग्जांपल देखते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्या दे रखा है, इवेलुएट एफ डॉट में डी आर और नीचे करव, यानी उस करव के बारे में बता देता है वो, ठीक है, आपको करव के बारे में बताएगा कि भी ये करव कहां से लेकर कहां तक है, ये नहीं ये फंक्शन है ना, किस करव के ऊपर कहां से लेकर कहां तक गमन करता है, ठीक है। जहां पर बताएगा जहां एफ क्या है, यानी एफ वेक्टर फंक्शन क्या है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आई, ये भी वेक्टर की फॉर्म में ही मिलेगा क्योंकि वेक्टर ही पढ़ रहे हैं तो वेक्टर की फॉर्म में ही मिलने फंक्शन की जे। अब ये सी के बारे में बताएगा, यानी जो कर्व है उसके बारे में बताने वाला है, ये कर्व कहां से लेकर कहां तक चल रही है। वो ये कहता है कि कर्व है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे चलती है, ठीक है। और भी बताएगा फिर किसमें, इन एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। उसके बाद में क्या बताता है, बिंदु 0 0 से और 39 तक, मतलब निकालो क्या करें कि हमें एफ डॉट डी आर निकालनी है और ये जो सी कर्व है उसकी, यानी ये क्या बता रहा है, लिमिट बता रहा है कहां से लेकर कहां तक है, ठीक है। तो ये बताएगा वो चीज अपन निकालनी है। सी की डिटेल हमारे पास ये है, कहता है कि सी गमन करता है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में कोई गमन करता होगा, कोई भी सी वक्र है कोई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में कहता है कि वो वक्र का फार्मूला क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई कर्व होगी, ठीक है। ये कर्व कहां से लेकर कहां तक है वो भी बता रखा है, 0 0, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के अंदर सिंपल बिंदु नहीं होता, युग्म के रूप में होते हैं। एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई भी बिंदु मानते हैं तो वो हमें पता है कि पेड़ के रूप में होता है, ठीक है। यानी ओरिजिन से, चलो ओरिजिन से मान लेते हैं कि वो ओरिजिन से गई होगी, ये 0 0 से और 39 मान लेते हैं कि ये पॉइंट 39 है, ठीक है। यहां से लेकर और यहां तक इस कर्व का लाइन इंटीग्रल ज्ञात करना है, क्योंकि ये लाइन इंटीग्रल ही है, यानी सारी चीज बता दी। इस कर्व का फार्मूला ये बता दिया, ये कर्व यहां से स्टार्ट करनी, वैसे तो कर्व इधर भी जारी है इधर भी जारी है, और यहां तक का लाइन इंटीग्रल हमें ज्ञात करना है। चलो फंक्शन एफ डॉट डी आर ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले। तो डी आर क्या होता है, बस सीधी सी बात है, आर हमें पता है क्या होता है, एक्स आई, सॉल्यूशन निकालते हैं एक्स आई वाई जे जेड के, डी आर क्या बनेगा, डी आर वेक्टर डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के, ठीक है। ये तो निकल गया हमारा। उसके बाद में एफ कितना दे रखा है वो भी लिख दो, वेक्टर भाई गिवन है वो तो लिख दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई प्लस में एक्स वाई जे, ठीक है। और एक बात और भी है, यहां पर जो कर्व है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर ही है, तो यहां पर थर्ड पॉइंट यानी जेड मौजूद नहीं है, तो ये जो डी आर वेक्टर है ना, तो यानी जेड लेने की वैसे जरूरत नहीं है हमें एक्स वाई प्लेन के अंदर। हाँ ये स्पेस के अंदर बात करता तो हम कह देते, तो ये भी नहीं लेना क्योंकि एफ में भी जेड वाला पोर्शन नहीं है, तो ये अपन नहीं लेंगे, ठीक है। कर्व एफ डॉट डी आर ज्ञात कीजिए, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, तो हमें पता है इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो ये नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस में एक्स वाई यानी 1 है, एक्स वाई और जे डॉट जे 1, ठीक है। और ये कितना है डी वाई, ए डी वाई, एफ डॉट डी आर आ गया। अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, ठीक है। अब वक्र के बारे में लिखो, अब वक्र के बारे में क्या है भाई, प्लेन के अंदर चल रहा है, प्लेन के अंदर तो हमें पता है कि लाइन इंटीग्रल के अंदर तो यहाँ पर तो लिमिट सिंगल लिखते हैं, वहां पर तो लिमिट युग्म के अंदर आई हुई है, ये तो परेशान हो गया। अब कैसे निकालना है, ये तो हमने सीखा ही नहीं है भाई, लिमिट तो युग्म के अंदर है हमारी, 0 0 लिख दोगे यहाँ पर 0 0 0 0, या तो फिर ये हो सकता है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है 0 0 से लेकर 39, इसका मतलब क्या है x 0 से लेकर 3 तक है
और y 0 से लेकर और 9 तक का है, यानी ये x1 y1 है, ऐसे मतलब नहीं समझ में आएगा, x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x कहां से, x1 यानी 0 से लेकर 3 तक चल रहा है, और y यानी इसमें x है जो मूव कर रहा है वो 0 से लेकर और 3 तक है, और y है वो 0 से लेकर 9 तक गमन। तो यानी ये तो दो लिमिट है, दो लिमिट है, दोनों लिमिटों को मैं एक साथ में कैसे लिखूं, तो यानी ये तो सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो ये हमारे पास सी वक्र है, तो राइट साइड में हमें लिमिट देखेंगे कैसे लिखेंगे। एक काम करते हैं, लिमिट को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। हमें दिखने लग रहा है कि क्वेश्चन के अंदर ये जो dy है तो वहां पर तो y की लिमिट रखी जाएगी, है ना, और जो ये dx के रिस्पेक्ट में है तो वहां पर x की लिमिट रखी जाएगी। तो बस तो काम हो गया, यहां पर तो लिमिट देखो युग्म के अंदर लिखी जाएगी, बट यहां पर हमें पता है कि अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो काम बन गया हमारा। तो इसमें लिमिट क्या रखूंगा, dx x की लिमिट है, x की लिमिट 0 से लेकर 3 तक, तो 0 से लेकर 3 तक बन जाएगी, और y के रिस्पेक्ट में तो y की लिमिट होगी, y की लिमिट कहां से लेकर है, 0 से लेकर 9 तक, तो 0 से लेकर 9 तक, ठीक है भाई, यहां तक तो समझ में आ गया हमें। अब बात यह है कि क्या हम इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं, प्रॉब्लम है, x की लिमिट है कोई दिक्कत नहीं है, y की लिमिट है कोई दिक्कत नहीं है, बट dx के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये फंक्शन किसका होना चाहिए, अकेले x का ही होना चाहिए, तो ये परेशानी होगी, इसमें तो y भी है। चलो अगला, ये y के सापेक्ष में है, y के रिस्पेक्ट में है तो y का ही फंक्शन होना चाहिए, तो इसमें x भी है। तो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें किसकी यूज करना पड़ेगा, एक रिलेशन दे रखी है, यानी वक्र का समीकरण दे रखा है, उसको यूज कर सकते हो आप। क्या करेंगे भाई, ये फंक्शन x का ही हमें बनाना है, x का बनाना है तो इसमें से y खत्म करना है, तो y की वैल्यू x की फॉर्म में, y की वैल्यू x की फॉर्म में, y की वैल्यू x की फॉर्म में यहां पे पुट कर दो, तो दिस इंप्लाइज 0 से लेकर 3 तक x स्क्वायर और y स्क्वायर, y की जगह क्या रखूंगा, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर x की 4, ये x की 4, और ये सारा फंक्शन x में कन्वर्ट हो गया और x के रिस्पेक्ट में था और x की ही लिमिट थी, बस हो गया सोल्व क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से लेकर 9 तक है, ये y की लिमिट है तो y भी है, तो हमें पता है कि ये सारा फंक्शन y का ही होना चाहिए, तो यानी x खत्म करना है, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहां से निकालो तो ये अंडरूट y, तो यहां पर x की वैल्यू अंडरूट y पुट करेंगे, तो अंडरूट y इंटू में y और dy, ठीक है, और ये बन गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस में x की 4 इंटीग्रेट 0 से लेकर 3 तक dx, और ये कितना बन गया y की 3/2 प्लस में 0 से लेकर 9 और y की 3/2, और ये तो सिंपल इंटीग्रेशन हो गया अभी हमारा, ठीक है ना, +2 के अंदर जो हम इंटीग्रेट करते थे सिंपल हो गया, तो बस कर दो इसको, और ये f डॉट में dr फाइंड आउट हो जाएगा, तो ये कितना होगा x की क्यूब बाय में क्यूब प्लस में x की 5 बाय में 5, लिमिट कितनी है इसकी 0 से लेकर 3 तक, प्लस में उसके बाद में इसकी कितनी है y की पावर एक ऐड हो जाएगी तो 5/5 5/2 और प्लस में 5/2 इंटीग्रेट कर दिया भाई, और क्या, और 0 से लेकर 9 तक, बस सोल्व हो जाएगा। ये वैल्यू पुट करोगे x की 3 यानी 27 बाई में 3 प्लस में 3 x की 3 यानी 3 की 5 बाई में 5, सोल्व करो कर लो नहीं प्लस में y की वैल्यू कितनी है 9 की 5/2, और ये 5/2 का मतलब कितना है, अच्छा एक और भी रहेगी ना, जीरो भी लिमिट लगानी थी ना, जीरो के ऊपर तो सभी जीरो हो रहा है, माइनस का जीरो तो लिखने की जरूरत नहीं है, 9 रखेंगे 5/2, ठीक है, 5/2 का मतलब होता है 2/5, ये 2/5, और जीरो लिमिट पे तो ये काम ही नहीं करेगा, यानी शून्य हो जाएगा, तो बस इसको सॉर्ट आउट कर दो, ये कितना हो जाएगा 9 और प्लस में 3 की 5 और 5 प्लस में ये कितना हो गया 2 बाई में 5 और 9 की 5 9 को लिख सकता हूं 3 की 2 और 5 की 2, ताकि ये थोड़ी सी रैशनलाइज खत्म हो जाए, 3 की 5 9 प्लस में 3 की 5/5
प्लस में 2/5 और 3 की 5 इंटू में 3 की 5 ले, बस इसको सॉर्ट आउट कर दो और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आया कि लाइन इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। यहां पर हमें पता है कि सी कर्व दे रखी थी, बट वो युग्म के अंदर थी और युग्म के अंदर तो लिमिट निकाल नहीं सकते थे, तो हमने इसके कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और एक में dy आया, एक में dx आया। तो हमें पता है x की लिमिट 0 से 3 थी, y की 3 से 9 थी, तो हमने अलग अलग कर दिया। उसके बाद में क्वेश्चन को x के रिस्पेक्ट में था तो सारे क्वेश्चन को x में कन्वर्ट कर दिया, ये y के रिस्पेक्ट में था सारे क्वेश्चन को y में कन्वर्ट कर दिया और अलग अलग होगा। लिमिट भी सेपरेट होगी, यहां पर तो युग्म में थी और यहां पर अलग अलग होगी और इसको सॉर्ट आउट कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक दो एग्जांपल और करें। चलो एक और करके देखते हैं। अब हम स्पीड से कर सकते हैं इसको, कुछ नहीं हमें समझ में आ गया पहले इस एग्जांपल में कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है लाइन इंटीग्रल। देखिए टू एफ डॉट में डी आर ही ज्ञात करना है और एफ के बारे में बता रखा है एक्स वाई आई वाई जेड जे और प्लस में जेड एक्स के। ठीक है, और सी के बारे में बताएगा, सी कर्व है कहां से लेकर कहां तक चल रही है उसके बारे में बता रखा है कि आर इजिकल टू टी आई टी स्क्वायर जे और टी की क्यूब के। ठीक है, और जहां पर टी के बारे में बता रहा है यानी आर टी का फंक्शन है, टी की लिमिट दे रखी है। ठीक है, तो टी की लिमिट कितनी है -1 2 और 1 तक चल रही है। अब ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो कई बार क्या होता है कि मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्म बताई थी कि भी यहां पर डी आर की जगह डी एक्स डी वाई डी जेड और आई जी ये लिख देंगे और एफ फंक्शन भी एक्स वाई जेड में है। बट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर जो लिमिट फाइनल जो लिमिट है ना वो टी की लिमिट दे रखी है। टी की लिमिट कहां से लेकर ले -1 से ले, कहीं पर भी एक्स वाई की लिमिट नहीं है। तो फिर क्या करें, यानी अपने क्वेश्चन को सारे को एक्स वाई जेड को टी में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी टी में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन के अंदर तो डी आर है, डी आर तो एक्स वाई जेड के अंदर होता है तो उसको भी टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फंक्शन एफ है वो भी एक्स वाई जेड के अंदर है, उसको भी टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सारा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि टी की लिमिट दे रखी है। चलो करते हैं, फिर करते हैं। सबसे पहले डी आर क्या होता है डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड के। ठीक है, यानी ये निकालना पड़ेगा, यानी ये भी डी एक्स डी वाई डी जेड टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं। कैसे, एक काम करते हैं dt के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, dt के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, dt के रिस्पेक्ट में dt के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपने dx फॉर्म में dt निकालेंगे, t की फॉर्म में निकल जाएगा। देखना कैसे इसका डेरिवेटिव करो आप t के रिस्पेक्ट में, जो गिवन है जो वेक्टर r है जो t की फॉर्म में है उसका डेरिवेटिव कर दो। अब ये लिख देते हैं, ये 1 ये 2 डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, कर देते हैं भाई। तो डी आर अपॉन में डी टी क्या बन जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कितना बन जाएगा, टी का 1 हो जाएगा आई ये कितना बन जाएगा 2t और j और ये कितना बन जाएगा 3t स्क्वायर के। ठीक है, मुझे तो डी आर चाहिए था भाई, मुझे तो डी आर चाहिए था, डी टी को इधर ले आओ। तो डी आर किसके बराबर हो जाएगा आई 2tj और 3t स्क्वायर के और डी आर सॉरी डी टी। आपको पता है डी आर टी की फॉर्म में ही है, सारा काम बन गया। एफ को भी टी में कन्वर्ट करता हूं नाउ।
नाउ एफ कितना है, एक्स वाई आई प्लस में वाई जेड जे प्लस में जेड एक्स के, पुट कर देते हैं। हमें पता है कि जो ये वेक्टर आर होता है ना वो किस फॉर्म में होता है, आल्सो वी नो दैट, क्या ये भी तो हमें निकालना पड़ेगा कि आर कितना, हम वी नो दैट क्या आर क्या होता है, वेक्टर पोजीशन वेक्टर एक्स आई वाई जे और जेड के होता है, और इन्होंने क्या दे रखा है, टी आई प्लस में टी स्क्वायर जे प्लस में टी क्यूब के, ये दोनों वेक्टर सेम है, ये एक्स वाई जेड में ये टी में, कंपेयर करवा दो, दो वेक्टर कंपेयर करवा दो, कंपेयर कराएंगे तो एक्स का वैल्यू कितनी आ गई, टी आ गई, तो एक्स इज इक्वल टू टी, इसी प्रकार वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और इसी प्रकार जेड इज इक्वल टू टी की क्यूब, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू टी, ये वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू कितनी है टी, टी बाई, वाई की वैल्यू कितनी है टी स्क्वायर आई, वाई की वैल्यू कितनी है टी स्क्वायर, जेड की वैल्यू कितनी है टी क्यूब जे, जेड की वैल्यू टी क्यूब, एक्स की वैल्यू टी, ये ले टी, और ये के कितना बन जाएगा, टी की क्यूब आई, टी की 5 जे और टी की 4 के, बस ये एफ भी टी में कन्वर्ट हो गया और डी आर भी कन्वर्ट होगा टी में, और वैल्यू पुट कर दो और ये बस हमारा आंसर आ जाएगा भी। एफ डॉट यार क्या करना है, इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट करवानी है भाई, ये dt है ना लास्ट में रख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, इस वेक्टर की और इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करवा दो, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, आई डॉट आई यानी t की 3 इंटू में 1 कितना होगा, t की 3 आई डॉट आई 1, 2t और t की 5, 2t की 6, 2t की 6 और 3t स्क्वायर और t की 4, 6, 3t की 6, 3t की 6, ठीक है, और dt आप मैंने पता है कि एक साइड में रखते हैं कि वो रियल पार्ट था, एक साइड में रखते हैं, और ये तो सारा क्वेश्चन t में कन्वर्ट होगा, t की लिमिट है -1 से लेकर और 1 तक दे रखी है, ये थोड़ा सा कंबाइन कर लो, t की 3 प्लस में 5 t की 6 इंटीग्रेट -1 से लेकर 1 तक, और ये dt, ठीक है। बस इसके बाद में आपने क्या करना है कि अगर प्रॉपर्टी लगाएं तो देखो क्या ध्यान से कि ये ओड फंक्शन है, -a से लेकर a तक 0, ठीक है, आपको पता है ओड फंक्शन होता है तो a से लेकर -a से लेकर और a तक हमें पता है, अलग अलग कर सकते हैं आप इसको, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, तो -1 से लेकर 1 तक t की क्यूब dt और प्लस में 5t की पावर 6 और dt, नहीं तो आपने इंटीग्रेशन कर दो भाई, कोई वो नहीं है, प्रॉपर्टी अगर याद नहीं है तो आप यूज कर सकते हो। तो आपने पता है कि अगर ओड फंक्शन होता है तो वो -a से लेकर a तक ओड फंक्शन होता है तो 0, तो ये तो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 0 से 1 हो जाएगी, ठीक है, 0 से लेकर 1 तक और t की 6 और ये dt, ये देख लो अब कितना बन जाएगा 10 हो जाएगा, 10 और ये कितना हो गया t की 7 और बाई में 7, लिमिट 0 से लेकर 1 तक 10 और ये 1 रखेंगे तो 1 बाई में 7 और 0 बस, और ये 10/7 और ये फाइनल आंसर। तो कह रहे बच्चों आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, हमें लाइन इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार हम आगे चलते रहेंगे और इसमें देखेंगे कि भी आगे कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो लाइन इंटीग्रल का क्या महत्व है, कहां पर हम इसका यूज करते हैं, वेक्टर की फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे रखा है तो लाइन इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, लिमिट के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि भी लिमिट किस फॉर्म में दे रखी है और फिर उसको उसके मुताबिक कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, तो अगर x में लिमिट है तो क्वेश्चन को x में रखेंगे और t में है तो t के अंदर रखेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये लाइन इंटीग्रल का टॉपिक खत्म कर दिया है और बस इसमें एक दो एग्जांपल लेते हैं, वो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे और उसके बाद में ये लाइन इंटीग्रल का चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
थैंक यू।